बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बाखबर सहाफ़ी हैदर शिराज़ी और जनाब कमरुल मुनव्वर साहब। कमरुल मुनव्वर साहब से तो हम जानेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 24 नवंबर के जो फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दे रखी है, यहाँ पर क्या इंतज़ामात किए गए हैं और कल के मुकाबले में आज के जो इंतज़ामात हैं उसमें क्या फ़र्क जो है वो कमरुल मुनव्वर साहब को दिखाई देता है। हैदर शिराज़ी साहब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रात गए जो राब्ते किए गए उन राब्तों के नतीजे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जो हिकमत अमली है उसमें एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। और हैदर शिराज़ी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज चूँकि 24 नवंबर आ चुकी है और तहरीक इंसाफ ने अपने लॉन्ग मार्च का, अपने एहतजाज का आगाज़ करना है, कौन बंद गली में आ चुका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में है या हुकूमत बंद गली में है? तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कमरुल मुनव्वर साहब से। कमर साहब बताएं, कल भी हमने आपके साथ बात की थी, कल के मुकाबले में जो आज के इंतज़ामात हैं, जो पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, जो रास्ते कंटेनर लगा के बंद किए गए हैं, आज के हालात क्या हैं? देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त 29,000 की नफरी जो है वो दूसरे सूबों से मंगवाई गई है, जिसमें सिंध, पंजाब और AJK की पुलिस है। अब इस्लामाबाद पुलिस की अपनी जो नफरी अगर उसको शामिल किया जाए, कुल 38,000 जवान ये बनते हैं, जिसमें FC और रेंजर्स मिलाई जाए तो इनकी तादाद 40,000 से ऊपर चली जाती है। इन सारी नफरी को जो है वो अभी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में एक ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद उनको ये स्ट्रेटजी चेंज करने का कहा गया है, क्योंकि मैं आपको एक ख़बर दूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त 125 प्रिजनर्स वैन जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। 125 प्रिजनर्स वैन जो है वो पहुंच चुकी हैं। और एक गाड़ी में कितनी गुंजाइश है? ये डिपेंड करता है, 70 लोगों वाली भी प्रिजनर वैन होती है और 35 लोगों के लिए भी एक प्रिजनर वैन होती है। लेकिन जब ये ऐसे पकड़ दकड़ शुरू होती है तो फिर जितने जिस प्रिजनर वैन में आते हैं उसको दौड़ा दिया जाता है, मुतलका थाने या इर्द गिर्द इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो स्ट्रेटजी मुझे ये लग रही है कि इस दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस ने ये बनाई है, क्योंकि IG पंजाब जो थे वो भी आए थे, उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो ये कहा गया था इस दफ़ा गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी। कमरुल मुनव्वर साहब ये बताएंगे कि जो इस्लामाबाद आने वाला पेशावर से जो मोटरवे है उसको खोल दिया गया है, लेकिन अटक के मकाम पर वहाँ पर जो है वो रुकावटें मौजूद हैं, यानी तहरीक इंसाफ को पेशावर से निकल के सवाबी आने तक की तो इजाज़त होगी, लेकिन जब अटक पर पहुँचेंगे तो अटक पर वहाँ पर जो है उन्हें मसाइल का, मुज़ाहमत का, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के हालात के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो ये अटक पुल वाली आपने बात की है ना, वो हॉट स्पॉट है। सब हमेशा स्कफल वहाँ पे हुई। हम 2014 में, 17 में और ये देखते रहे कि जब भी कोई मूवमेंट KP से शुरू होती थी तो अटक पुल जो था वो मेन, इसी वजह से वहाँ पे बाकायदा अब एक DIG को 5 DPOs के साथ जो है वहाँ पे तैनात किए, जो स्पेशलाइज्ड हैं, वो हैं ही एंटी राइट फोर्स के, ताकि उनको किसी तरह रोका जा सके। और वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सारी राइशों का बंदोबस्त अटक में ही किया गया। अब उसके बाद मोटरवे का जो रास्ता है, मेरी इतला के मुताबिक जब मोटरवे को क्रॉस करेंगे तो आगे मशीनरी रखी हुई है जो मेंटेनेंस के लिए बंद की गई थी, जो या कहा गया था कि मेंटेनेंस के लिए बंद की गई है, वो मशीनरी अभी भी बुरहान और जंग 72 के करीब मौजूद है। ये सारी वो वाली मशीनरी है जो जिसमें एक्सकवेटर्स हैं, जिसमें रोड की खुदाई वाला सिलसिला हो सकता है, वो तमाम मशीनरी चर्च इंटरचेंज और बुरहान के करीब मौजूद है। कमरुल साहब आपके पास दोबारा आऊँगा। वैसे सुनने को ये भी मिल रहा है कि जो ट्रैफिक को कुछ देर के लिए खोला गया है या मुकम्मल तौर पे जो खोला गया है अटक तक मोटरवे को, वहाँ पर जब ट्रैफिक आएगी और ट्रैफिक वहाँ पे आके जब जैम हो जाएगी तो तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो उसी मतलब भगदड़ में आके, उस हजूम में आके फंस जाएंगे। ये भी है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो लोडेड जो कंटेनर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनको भी वहाँ पे जो डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि मशीनरी अगर वो ला भी अपने साथ लाते भी हैं तो उस बड़े बड़े जो लोडेड जो मतलब व्हीकल्स हैं उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। और जो मशीनरी वो लाना चाह रहे हैं, उस मशीनरी के हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं कि उनके टायर पंचर कर दिए गए थे रात के, ऐसे भी इतलात आते रहे। हैदर शाही साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप ये बताएं कि रात गए जो राब्ते हुए, उन राब्तों का क्या नतीजा निकला? क्या इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ फिर कोई हाथ तो नहीं होगा कि गंडापुर साहब निकलेंगे तो सही लेकिन इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे? देखिए, मैं चंद अफराद से जो गुफ्तगू मेरी हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर हो गए, इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, मुज़ाकराती टीम में शामिल मोहसिन नकवी हो गए, इसके अलावा एक अहम शख्सियत जो इस मुज़ाकराती अमल में शामिल है, उनसे बात हुई तो
انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت انا اور ضد جو ہے وہ کی وجہ سے معاملات رکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انا اور ضد کیا ہے، کس طرح یہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی 1-2 دن یا 1 ہفتے میں نہیں ریلیز ہو سکتے، تو اس سلسلے میں کوئی پلان ڈسکس ہونا چاہیے جس پر کچھ شرائط رکھی جائیں، بات کی جائے، اور اگر 10 دن نہ ہی صحیح وہ جنوری یا فیبرری میں جا کر ریلیز ہوتے ہیں تو اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات، علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی قیادت مرکزی جو اس مشاورت میں شامل ہے، وہ محسن نقوی کے کردار کو بڑا مثبت اس وقت دیکھ رہی ہے کہ وہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ صرف علی امین گنڈاپور یا بیرسٹر گور یہ ہی نہیں بلکہ حکومت سے جو رابطہ ہوا ہے، حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ بھی آئے اس مذاکراتی عمل میں، انہوں نے بھی کہا کہ آئیے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو خبر دیں کہ میری رات آج سابق وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے گفتگو ہوئی اس سارے پروسیس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ان پٹ وزیر اعظم کو بھی دیا گیا ہے ایک موقع پر کہ مذاکرات شروع کیے جائیں، اس کی وجہ سے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پر ریاستی ادارے یا پھر حکومت سنجیدگی سے اس طرح عمل نہیں کر پا رہی جس طرح انہیں ایک ہی طرف عمل کرنا چاہیے۔ اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرسوں میری جس وقت محسن نقوی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو علی امین گنڈاپور سے رابطے میں ہوں، میں نے ان کے سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں کہ آپ کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اب میں اگر ایف سی کو اسلام آباد بلا لوں آپ کو کونٹر کرنے کے لیے تو وہاں کیا ہوگا؟ جس پر علی امین گنڈاپور کے جانب سے بتایا گیا ہے، ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مشترکہ طور پر وفاق کے ساتھ مل کر اور آپ کے ساتھ مل کر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس کو کونٹر کرنے کے لیے سنجیدگی سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات، جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے اسی دوران مذاکراتی عمل بھی ایک طرف جاری ہے، بات چیت جاری ہے، اور رؤف حسن جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے انہوں نے آن ریکارڈ آ کے ٹی وی پہ کہا کہ محسن نقوی کی کوئی شاید اس سے بڑھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میرے سورسز جو کہ پی ٹی آئی کے مستند انہوں نے یہ کہا تھا کہ محسن نقوی سے بہت بالا جو ہے وہ یہ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں، حالانکہ محسن نقوی صاحب کن کے نمائندہ ہیں، اگر وہ مطلب اتنی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر کس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ محسن نقوی کے ساتھ مذاکرات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مذاکرات انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے محسن نقوی آل نال ہیں، مکمل اتھارٹی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ مذاکراتی دور میں جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں انیشیٹ اسپیکر ہاؤس سے ہوا۔ اسپیکر ہاؤس میں اسد قیصر پہنچے، انہوں نے وہ جب وہاں پہنچے تو محسن نقوی آ گئے، وہاں پر محسن نقوی بھی ساتھ تھے، رانا ثناء اللہ بھی ساتھ تھے، ایک اہم سیاسی شخصیت بھی ساتھ تھیں، اور ایک اور سیاسی شخصیت کے علاوہ وہاں اس میٹنگ میں آئی جی اسلام آباد اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، جس میں یہ طے ہوا کہ سوال میرا اور بھی ہے، اصل میں انہوں نے سلیپر کے لیے جانا ہے، تو اپنے یہ بتائیں اپنا قمر المنور صاحب، کیونکہ آپ نے جانا ہے، اپنی ساتھ ڈیوٹیز بھی آپ کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ جو مذاکرات کے حوالے سے آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں اس میں آپ کو کیا چیزیں جو ہے وہ پس پردہ بیک ڈور چینل پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ عمران وسیم صاحب، جو میں کل بھی ہم نے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا نا، میرے مطابق بدھ کے روز کے بعد ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ وہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے آ گیا تھا کہ جس طرح ہمارے بھائی شرائع صاحب نے بات کی کہ وہ ریجڈنس جو ہے نا دونوں اطراف سے، اس میں ضدی پن جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا نا، وہ اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ تھے کہ اس کے بعد یہ بورڈ ڈاؤن ہو جاتے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم بورڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے، اب مذاکرات کے لیے ہم اٹیمپٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ، اور اس کے بعد ان کو ان پہ چھوڑ دیں گے، پھر ان کی طرف سے یہ چیزیں آئیں گی۔ اس کے بعد تو ہم نے پروسیس بھی دیکھا نا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کی روشنی میں نقوی صاحب نے رابطہ بھی کیا بیرسٹر گور علی خان کے ساتھ، تاکہ کل کو عدالت یہ نہ کہے کہ کیا آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور پھر رات دوبارہ رابطہ کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بھی ان کو کنوے کر دیا گیا کہ اس آرڈر کے ہم تابع ہیں اور آپ کو ہم ریلی اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو آپ کے مطابق جو ہے ابھی جو چیزیں ہیں وہ سٹینڈ سٹل پہ پڑی ہیں، اور مذاکرات کا پروسیس جو ہے انفارمل شاید چٹ چیٹ چل رہی ہو لیکن فارمل کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، فارمل مذاکرات نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹریٹجیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق کچھ تھوڑا سا لینینٹ ہوتے، یہ کسی جگہ بھی لینینٹ ہمیں نظر نہیں آئے، نہ اسلام آباد پولیس، نہ وزارت داخلہ، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ کہیں بھی لینینسی دکھانے کے موڈ میں ہی نظر نہیں آ رہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، میں یہ اتار لوں اور پھر میں آپ جا سکتے ہیں، اور میں یہ دیتا ہوں اپنے جناب حیدر شیرازی صاحب کو۔ حیدر صاحب یہ آپ پکڑیں، اب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب کی مرتبہ جو قافلے وہاں سے
वैसे तो एक हिकमत अमली में तब्दीली की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। मैंने कुछ वेबसाइट के ऊपर देखा है कि जो पंजाब से इन्होंने काफ़िले बुलाने थे, MNA 10,000 लोग लेके आएंगे, MPA 5,000 लोग लेके आएंगे, अब उनको तो कह दिया गया कि आप लाहौर में ही करें और बाकियों को भी कह दिया गया अगर रास्ते खुले हैं तो आप आएँ, अदरवाइज़ अपने शहरों में आप प्रोटेस्ट करें। ये तो एक हिकमत अमली में तब्दीली देखने को मिल रही है। अब रास्ता जो है उनके पास जो काफ़िले आने हैं वो पेशावर से आने हैं। क्या आपको सिर्फ बड़े बड़े हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त किस्म के, संगीन किस्म के नारे नज़र आएंगे या फिर ये वाकई आके जो है वो यहाँ पर धरना देना चाहते हैं? दूसरा, क्या कोई इम्कान मौजूद है कि बानी PTI के साथ जो है इनके मुज़ाकरात हों या PTI के लोगों की मुलाकात जो है करवाई जा सके? क्योंकि कहे PTI वाले ये रहे हैं कि हमने अगर जाना भी है, जो भी हमने फ़ैसला करना है वो बानी के साथ मुशावरत से करेंगे, उनसे मुलाकात के बगैर हमारा कोई फ़ैसला नहीं होगा। देखिए, मैं तज्ज़िया ये एक तमाम रहनुमाओं से बातचीत के बाद ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे शुरुआत करता हूँ इस जवाब की कि जो इस वक्त तनाव और ज़िद करेगा वो परेशान होगा मुस्तकबिल में। बानी PTI को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अना और ज़िद वो को छोड़ना होगा इस अंदाज से कि फौरी ये तो तौर हमेशा पर बात की आगे गई है कि रिहाई की कुंजी इमरान खान साहब के जी, पास है, उन्हें अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना अच्छा, पड़ेगा। दूसरी बात वो ये कि मुज़ाकरात के बारे में मोहसिन नकवी या ये हुकूमती वफ्द बैरिस्टर गौर या अली अमीन के एक व्हाट्सएप कॉल की दूरी पर है और रात से जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बैरिस्टर गौर से रब्ते का कहा था तो मोहसिन नकवी ने रब्ता किया और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सुबह तक PTI ने जवाब नहीं दिया इसका। तीसरा ये कि स्ट्रेटजी इनकी ये है कि इस्लामाबाद की तरफ आएँ, रास्ते में अगर कशीदगी होती है तो वो वहीं बैठ जाएं। चौथा ये कि पॉइंट्स बानी PTI के साथ मुज़ाकरात किस तरह जाकर करें, उनको क्या जाकर बताएं। ये इस वक्त PTI के लिए भी दर्द सर है कि हम जाकर कहें कि डिले कर दें आप, जिस वक्त वर्कर्स निकल आए हैं। और पंजाब की बात ये भी तो हो सकता है ना, वहाँ ये भी तो हो सकता है कि निकलें और जहाँ पे इन्होंने बैठना है, मतलब रास्ते में जैसे वो कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें रोक दिया जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा, वहीं पे बैठ जाएंगे, तो एक तरह से बंद गली में आप बंद गली में चले जाएंगे, तो फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके उस बंद गली से निकलने की मुशावरत करेंगे। देखिए, इस वक्त ना हुकूमत के पास कोई भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी ट्रेजेडी हो कि बानी PTI से उसकी बुनियाद पर जाके मुलाकात करनी हो। यही अना और ज़िद की बजाय जाके वैसे ही मुलाकात करते हुए कुछ रास्ते हमवार किए जाएँ। 15 पॉइंट दे दें बानी PTI, 15 में से कहें 5 अभी हुकूमत ने मान लिए हैं, 2 मुज़ाकरात के बाद 2 फिर मान लिए, 1 और मान लिया है और बाकी 3 जो हैं 4 माह बाद हो जाएंगे। तो इस तरह मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है। लेकिन मेरी अलीमा खान साहिबा से इस्लामाबाद वो जब अडयाला मुलाकात के लिए परसों गई, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर हुकूमत ये मुस्बत रवैया दिखाए कि शाह महमूद कुरैशी हो गए, एजाज चौधरी हो गए, दीगर पॉलिटिकल वर्कर उन्हें रहा कर दे, तो क्या आप एक कदम पीछे हटेंगे कि चलो ठीक है मुज़ाकरात का आगाज़ तो हुआ है, उन्होंने मुस्बत रवैया हुकूमत ने दिखाया, उन्होंने बोला नहीं इमरान खान की राय है, इसके बगैर कोई बात ही नहीं हो सकती हमारी। और रात हुकूमती वक्त में मौजूद एक शख्सियत, एक अहम तरीन शख्सियत जिसका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ कल, उनसे जब मेरी बात हुई मैंने बोला क्या पेशरफ्त है, उन्होंने ये मुझे बताया कि कहानी ये है कि ये आकर कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर रहा करो। इस दौरान हमें ये बताएं अदालत के ज़रिए हम कैसे अदालत पर असरअंदाज हो सकते हैं। और दूसरा ये कि परसों जो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुस्बत चीज़ें हो रही थी, इसमें रुकावट बुशरा बीबी का बयान आया है। PTI की मरकज़ी क़यादत और सीनियर क़यादत, इमरान खान के करीबी साथी, वो ये समझते हैं, इतने करीबी साथी कि ये समझ लें कि इमरान खान आंखें बंद करके जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते इस बयान को। और वो बयान रिकॉर्ड हुआ, एडिट होने के बाद दोबारा रिव्यू में गया, रिव्यू होने के बाद उसको दोबारा जायज़ा लेते हुए फिर जारी किया गया। इतने मराहल के बाद जब एडिटिंग हुई तो इतनी बड़ी गलती को कैसे नज़रअंदाज किया गया कि एक दोस्त मुल्क के हवाले से नाम ले लिया जाए बानी PTI की अहलिया की तरफ से। तो इस दौरान उसके बाद तो वो जो वीडियो स्टेटमेंट है वो भी PTI के ऑफिशियल जो हैंडल है, जो अकाउंट है, वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन बहरहाल अब तक की नाज़रीन जो अपडेट्स हैं कि पेशावर में क्या चल रहा है, रास्ते की क्या सूरत हाल है, सवाबी की, अटक की, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, ये तमाम डिटेल्स के हवाले से आपको हमने आगाह किया है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा है ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बानी PTI को रिहा किया जाए, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, अपना एहतजाज कॉल ऑफ करेंगे, तो हुकूमत ये नहीं करने जा रही। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।